अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, काउंटडाउन बाकायदा तौर पर स्टार्ट हो चुका है। नवाज शरीफ साहब की वापसी 21 अक्टूबर को फ़िलहाल तो डेफिनेटली फ़ाइनल है, क्योंकि सारी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और फुल फ्लैश जल्द से और ये सारी तैयारियां नून लीग कर भी रही है। लेकिन जो कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जिनका इजहार अब किया भी जा रहा है और जिनको लेके ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को आने के बाद जो वो समझ रहे थे कि खुला मैदान मिलेगा, वो शायद नहीं होगा। कानूनी तौर पर उनको कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा और वो दुश्वारियां क्या हो सकती हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ दीगर चीज़ों पर भी बात करेंगे और निगरां हुकूमत के हवाले से इत्तलात ये हैं कि वो जो नैब का फैसला है वो का जो डिसीजन उसको भी अब वो चैलेंज अपील के लिए जा रही है। तो इन मामलात के मुल्क की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे और कुछ कानूनी पहलू। हमारे साथ सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, फॉर पंजाब सीनियर लीगल एक्सपर्ट, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम खोसा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खोसा साहब, मैं अगर आप मुझे सिर्फ कुछ सेकंड्स दें, जो निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब से जब ये सवाल किया गया है कि इंटरव्यू में नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, छोटा सा क्लिप है, अगर आप सुन लें जरा प्लीज। अच्छा, क्विक जरा आजम नज़ीर तारड़ साहब क्या कह रहे थे वो भी क्विक चला देते। जहाँ तक बात आप कर रहे हैं अपील के हक का, तो वो कोर्ट की अपनी ज़ाहिर है उन्होंने देखा और वेरी थिन मेजॉरिटी उन्होंने कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। बाहर क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब के मामले में ये अपील इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं थी कि इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आने के बाद, और वो अनचैलेंज है, आज वो राइजुल वक्त कानून है, उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन की हद तक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो वैनिश हो गई, वो ख़त्म हो गई। आज उस हवाले से वो क्वालिफाइड है। बाकी जो केसेस हैं उनके नैब से मुतल्लिका, वो जब कोर्ट में आएंगे तो अपने मेरिट्स पे डिसाइड हो जाए। लतीफ़ खोसा साहब, अब मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब की वापसी में कौन कौन सी वो कानूनी दुश्वारियाँ हैं जो उनको दरपेश हैं हकीकी तौर पर। देखिए, पहली बात तो ये मैं हैरान हुआ हूँ, केयर टेकर वज़ीर आज़म, आपने सवाल तो जो भी किया सही किया, लेकिन क्या केयर टेकर वज़ीर आज़म ये ज़रा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनको स्टेट प्रोटोकॉल में रियासती जो है वो प्रोटोकॉल देकर उनको जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे बरतानिया के, वो कैसे उनको सी ऑफ करने हीथ्रो एयरपोर्ट पर कैसे तशरीफ़ ले आए थे। एक सज़ा याफ्ता जो है मुजरिम, जिसके खिलाफ अदालती वारंट्स ऑफ अरेस्ट, परपेचुअल वारंट्स ऑफ अरेस्ट निकले हुए हैं, जो अदरवाइज नॉर्मली ही लूजेज हिज नॉर्मल राइट्स अंडर द लॉ, उसको कैसे, और उसके साथ कोई हाथ मिलाने वाला भी 7 साल उसको सजा होती है 216 ताज़ीरात पाकिस्तान में। तो ये ज़रा वज़ीर आज़म बता सकते हैं कि उनके एम्बेसडर या उनका हाई कमिश्नर उनको सी ऑफ करने लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट कैसे आए, तशरीफ़ लाए। सो ये ऐसे मजाक न करें इस मुल्क के रियासती आदाब के साथ। हाँ, या तो ये कह दें कि तसलसल है PDM की हुकूमत का, शहबाज शरीफ की हुकूमत का, वजारत उज़्मा का, वफाकी हुकूमत, तसलसल है PDM का। ठीक है, आपने फवाद अहमद फवाद को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इनके नवाज शरीफ के, या आपने आहद चीमा साहब को, आपने जो शहबाज शरीफ साहब के थे, आपने डॉक्टर अस्करी, आपने उनको वफाकी वजीर रख के, या तो मान लें ना, फिर केयर टेकर का ढोंग तो ना रचाए ना, फिर तसलसल कहें, फिर चेयर टेकर कहें, केयर टेकर ना कहें अपने आप को। केयर टेकर तो न्यूट्रल होता है सेटअप। और फिर ये सवाल करना कि जी अदालती हुक्म के साथ गए थे, अदालती हुक्म के साथ 1 महीने की अंडरटेकिंग देकर गए थे। जो भाई साहब ने अंडरटेकिंग दी थी वो उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की, अदालतों की तज़हीक की, वजीर आज़म बन गए जो शहबाज शरीफ साहब थे। और जो 1 महीने की अंडरटेकिंग देकर गए थे इलाज के लिए, वो लंदन में सारा कुछ बाकी करते हुए दिखाया मीडिया की आंखों ने, उनको गालियां पड़ती हुई भी दिखाई और उनको चोर चोर कहते हुए भी दिखाया। उन्होंने काबीना की मीटिंग्स भी वहाँ पाकिस्तान की काबीना की वजीर आज़म साहब जाके वहाँ उनके पार्क लेन व्यूज के फ्लैट्स में रहते भी रहे, वहाँ उनके दफ्तरों में भी, उनकी गाड़ियों में भी देखा, होटल्स में भी देखा गया, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किया करते हुए दिखाया गया। आपके सारे मीडिया ने उनकी तकारीर और उनका एक बड़ा दबंग बयानिया भी दिखाया गया, जिसके 24 घंटे के अंदर ही छोटे भाई साहब को दोबारा
लंदन जाना पड़ा कि आप ये जो है ये काबिल कबूल नहीं है मुक्तदर हलकों को, और वो फिर उससे कहा कि अल्लाह पे मैंने छोड़ दिया है। तो ये मजाक करना बंद कर दें। जो दूसरी बात आपने की, ये देखें ये सजा याफ्ता है और परपेचुअल वारंट्स निकल चुके हैं। जब गए थे तो हाँ 1 महीने के लिए, उसके बाद इनकी अपीलें लगती हैं, अपीलें दाखिल दफ्तर हो जाती हैं, फिर इनके मुस्तकिल वारंट्स निकलते हैं, फिर इनकी जब्ती कुर्की का जो है जायदाद जब्त और कुर्क होती है। सफ़ा 87 में और 88 में ताज़ीरात पाकिस्तान में, और फिर ये कहते हैं कि जी अदालती हुक्म से गए थे। ओ भाई 1 महीने के लिए गए थे, बाद के भी जरा इवेंट्स बता देना कि इनकी अपील दाखिल दफ्तर हो गई। बाद के इवेंट्स भी बता दें कि उन्होंने बिला जमानत गिरफ्तारी वारंट निकाल के मुश्तहरी इन्हें अखबारी इश्तिहारी करार दिया है अदालत आलिया ने। ये क्यों नहीं बताता? और जो दूसरी बात आपने मेरे शागिर्द की, खुदारा मेरे शागिर्द का तो कम अज कम मुझे ना करें, बड़ा माशाल्लाह लायक काबिल है, वजीर कानून रहा है, लेकिन वो सेनेटर है। क्या सिखाया था? पहले तो नहीं, पहले तो उस्ताद से पूछे ना, आपने ये सिखाया था? देखे नादिया जी, मैंने ये नहीं था सिखाया, लेकिन बाहर के वो एक मुस्लिम लीग नून का इस वक्त वो सेनेटर है, तो वफा तो उसने करनी है ना, अपनी सेनेटरी भी तो पक्की करनी है। देखें सर मजबूरियां समझे ना फिर आप। हाँ तो आप समझे, मैं तो कह रहा हूँ। देखें जब 8/7 से ये आ गया कि इसका इतलाक, ये तरमीम की ही नवाज शरीफ साहब की स्पेसिफिक थी और तरीन साहब को ये बेल आउट करने की ये तरमीम थी, वहां तो इन्हें नाकामी हो गई, क्योंकि कहा गया कि जो इस एक्ट के बाद के वो मामलात होंगे उन पर जो 184(3) में सुओ मोटो लिया जाएगा, उसकी अपील का हक 30 दिनों के अंदर होगा। यानी जो एक्ट से पहले के हैं वो उन्होंने कहा ये गैर आईनी शिक है, इसलिए उन्होंने वो कानून से हज़फ करके ख़त्म कर दी और गैर कानूनी और गैर आईनी उसे कह दिया। सो वो तो कल अदम हो गई। इसलिए मोहतरम नवाज शरीफ साहब अपील तो अपनी उम्र भर की जो इनके खिलाफ नाअहली लगी है और सादिक और अमीन नहीं रहे, वो 62(1)(f) की वो शिक जो है वो ख़त्म हो गया, इनका क्लोज हो गया। अब ये कहते हैं कि जी नहीं, लेकिन खोसा साहब सॉरी मैं आपको इंटरवीन करी। 2 चीज़ें, वो ये कहते हैं कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई थी उसके तहत उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो तो खत्म हो गई, वो 5 साल तक की थी, लेकिन जो नैब वाले केसेस हैं उनमें उनकी कन्विक्शन तो है, क्या वो डिस्क्वालिफाइड भी हैं नैब केसेस में? नैब वाली जो सजा है उनकी, देखिए नादिया, पहले का मैं जवाब देता चलूं। देखिए पहली बात तो ये है जो इलेक्शन एक्ट में की गई है तरमीम, इलेक्शन एक्ट की तरमीम उस आईनी जो आर्टिकल 62(1)(f) की जो नाअहली सुप्रीम कोर्ट ने इनको करार दिया और जिसकी नजरसानी भी खारिज हो गई, जिसकी अपील का इन्होंने हक जो है उसमें एक्ट में रखा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया कि नाअहली के खिलाफ अपील पहले के मामलात में नहीं हो पाएगी एक्ट से पहले, वो क्लोज हो गया। लिहाजा एक्ट में जो 5 साल किया ये आइंदा से जो अगर ऐसा मामला होगा तो उस पर इतलाक होगा, इसलिए वो नाअहली भी रहेगी। और इसलिए रहेगी क्योंकि देखें इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है कि जहां पर कोई मुतय्यन म्याद आइन कानून में नहीं की गई नाअहली की, वो 5 साल मुतसबर होगी, यही तरमीम की गई है ना। तो ये 5 साल की ये एक्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसका रास्ता भी बंद कर दिया कि नवाज और शहबाज और तरीन साहब पर इसका इतलाक नहीं होगा या उससे पहले वालों पर इतलाक नहीं। अच्छा, सिर्फ बाय द वे नवाज शरीफ साहब और तरीन साहब ही नहीं हुए, और भी बहुत सारे MNAs और MPAs इस पे हो चुके हैं, लाइफ बैन लग चुकी है, उनका भी नाअहली जो है वो ताहयात रहेगी। अलबत्ता जो ये एक्ट के जी सर, ये 5 साल वाला मामला अब खत्म हो गया। 5 साल वाला इन्होंने तरमीम की थी, 5 साल वाला इलेक्शन एक्ट का, इसका इतलाक जो मामलात होंगे ये उसके एक्ट के आने के बाद का होगा, यानी रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। जो नवाज शरीफ है, तरीन साहब है या दीगर जिन पर इतलाक ताहयात हो चुका, वो खत्म हो गया, क्लोज हो गया चैप्टर। अब से अगर जो है इलेक्शन एक्ट के आने के बाद से जो होगा
उसका 5 साल पक्का जो है वो नाअहली मुतसव्वर की जाएगी, जहां कोई नाअहली तजवीज़ नहीं की गई आइन और कानून में। एक बात। दूसरी बात भी, आपकी दूसरी बात यह है कि ये 2 केसों में इनको सजा हो चुकी है नैब अदालत की तरफ से, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की तरफ से। उसमें भी 10-10 साल के लिए नाअहल हैं और नाअहली सजा के गुजारने के बाद 10 साल जो है इन पर रहेगी, इतलाक होगा। सो ये किसी हिसाब से भी ये अहलियत नहीं रखते। जहां तक सियासत में हिस्सा लेने का है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर एक अपनी या क्या कहूँ नाफहमी में या सहवन कह गए हैं। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सजा याफ्ता शख्स जो है वो पार्टी का सरबराह नहीं रह सकता। वो एक्ट की शिक को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया था और उसके खिलाफ भी इनकी नजरसानी खारिज हो चुकी है। तो ये सियासत में भी हिस्सा नहीं ले सकते। नाअहल, ये अदालती सजा के वजह से भी नाअहल है और सुप्रीम कोर्ट के जो 62(1)(f) के ताहयात नाअहली है उसमें भी ये मुलव्वस है और उसकी अपील का हक जो है इनके पास नहीं है। सो ये खातिर जमा रखें। छोटे भाई साहब बहुत खुश हैं इस फैसले पर और अच्छा। हाँ, बहुत खुश हैं। जरा से मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। क्या ये आपकी इंटरप्रिटेशन है या ये हकीकी तौर पे कानूनी राय यही है? क्योंकि ये चीज़ें तो ज़ाहिर उनकी अपनी भी तो इतनी लीगल टीम है ना नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने भी तो उनको ये तमाम चीज़ें बताई होंगी। जब वो 4 साल नहीं आए तो अब अगर वो अभी भी नाअहल हैं और अपील का हक भी अब वो नहीं रखते तो फिर उनकी वापसी क्यों हो रही है फिर? और सियासत में भी आप कह रहे हैं वो अगर सरगर्म नहीं हो सकते तो? एक तो ये है कि ये मेरी सिर्फ ज़ाती राय नहीं है, यही कानून और आईन का तकाजा है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। आपने मेरे शागिर्द की बात की और दूसरा जो है वो शागिर्द का भी शागिर्द बैठा हुआ था। मैं दादा उस्ताद हूँ। वो जो 2 लंदन में दिखाए हैं उनके कानूनी मुशीर जो बैठे हुए दिखाए गए हैं। सो खुदारा उनकी राय तो कम से कम मुझे थोड़ा सा तो इतना अलाउंस दे दें कि थोड़ा सा मैं उनसे जरा उस्ताद है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा चले, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। चले नादिया, वो भी छोड़ दे। देखें, एक और तीसरी बात, ये आएंगे भी नहीं। देखें, इन्होंने फीलर छोड़ा, नहीं आएंगे। कौन नहीं आएगा? होल्ड ऑन कोसा साहब, मोहतरम नवाज नहीं आएंगे। लिख लो अभी 21 तारीख में, अभी कुछ दिन बाकी है। अभी लिख लेती हूँ, नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। पता है क्यों? अच्छा, एक और बात, इन्होंने पॉलिटिकल फीलर भी छोड़ा। मरियम बीबी ने, इनकी जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने एक गली में एक जलसा किया। जलसा तो क्या था, जलसी भी नहीं थी और कॉर्नर मीटिंग भी नहीं थी, 500 बंदा भी नहीं था और चोर चोर के नारे लगे। और फिर छोटे भाई साहब जो वजीर आजम रहे हैं उन्होंने एक वो की तो कार को लोगों ने ठुड्डे मारे और चोर चोर के नारे लगे और जो कुछ किया। अब बिरयानी के खिलाने से या आपको गाड़ियों की लिफ्ट देने से या आपको होंडा 125 100 बंदा लेके आओ तो होंडा मिलेगा और 200 लाओगे तो 2 होंडे मिलेंगे। देखें, ये इनसे काम नहीं चल, इन्हें 2 अंडे मिलेंगे या होंडे मिलेंगे, जो भी है। नादिया नहीं, ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। देखें, फिर इन्होंने जलसे कैंसिल कर दिए जब इन्होंने स्वागत देखा कि हमारा कितना अच्छा रिसेप्शन हो रहा है। एक को गाड़ी को ठुडे मार रहे हैं, दूसरे की जो है चोर चोर के नारे लग रहे हैं, तो इन्होंने कहा अब हम जलसे नहीं करेंगे, तो अब हम सीधा मीनार। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। लिख लो, मैंने लिख लिया। और आगे तो आगे सुन लो। ये पता क्या है, 21 से पहले 2-4 दिन पहले, 21 से पहले हमारे प्लेटलेट जो है वो गिर जाएंगे या हमें आर्ज़ाए कल्ब में कोई ऐसी चीज आ जाएगी जो हमारे मुआलिज कहेंगे कि नहीं जी, फिलहाल तो आपको बहुत संगीन किस्म की ये तकलीफ हो गई है, इसलिए आपका इलाज होना जरूरी है, आपकी जिंदगी को खतरा पड़ जाएगा अगर आप गंभीर सियासत में चले जाएंगे, लिहाजा आप लंदन वापस चले जाएं। सो ये वापस चले जाएंगे लंदन में 1-2-4 दिन पहले, यानी 21 से। वो क्या कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, तो मैं ये आपका शॉर्ट संभाल के रख लेती हूँ। अगर नवाज शरीफ साहब आ गए तो फिर आप बताइएगा कि अब मैं क्या लिखूं। अच्छा, फिर सुन ले। अगर इस और एक और बात,
एक और बात, वो मुक्तदिर हलकों ने भी जो है इनको पैगाम दे के 24 घंटे के अंदर छोटे भाई साहब को भेजा कि बड़े भाई साहब दो चीजें कही, और एक चीज तो मान गए कि बयानिया जो है उन्होंने कहा मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। ठीक हो गया कि मैं साबका फौजी सरबराह, साबका ISIDG, साबका वजीर, साबका चीफ जस्टिस, फलाना फलाना, वो तो ठंडे पड़ गए, वो इन्होंने कहा अल्लाह पे छोड़ते हैं। लेकिन दूसरा ये भी था कि भाई साहब आप हमें काबिल कबूल हैं, इसीलिए मैंने अर्ज किया ना छोटे भाई साहब बहुत खुश हैं, तो आप ना आए। उस पर उन्होंने जिद किया कि नहीं मैं आना है। तो आने से पहले उन्होंने जो चीफ ऑर्गेनाइजर जो जिस पर वो एतबार कर सकते हैं उनसे जब ये मशावरत की, और मैं अल्लाह हर एक के जो है औलाद को ऐसा ना करे सानिया, लेकिन वो सैफुर्रहमान समदी से का रिश्ता भी टूट गया, तो वो भी जरा थोड़ा सा एक बैड पैच है, मैं समझता हूँ। अच्छा, वो है साहब चले, मैं आखिरी 2 मिनट है सिर्फ आपसे पूछना है, आपको पीपल्स पार्टी के CC से भी निकाल दिया। मैंने आपसे एक दफा पहले पूछा था, आपने कहा होता कौन है पीपल्स पार्टी से मुझे निकालने वाला। नादिया तो यार क्या बड़ी आप आज पीपल्स, नादिया मैं पीपल्स पार्टी हूँ यार, छोटी बातें करने लग पड़े हो। देखो मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हूँ, मैं आइन का वकील हूँ, आइन का मैं मुहाफिज भी हूँ। मैं कहता हूँ आइन और कानून पर चलें। देखिए पहले जो मैं 4 आने मेंबरशिप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वक्त का हूँ। बीबी शहीद ने मुझे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाया। अच्छा, अब उस वक्त ना शादी हुई थी ना बच्चे पैदा हुए थे जब से मैं इस पार्टी में हूँ, तो मुझे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त पीपल्स पॉलिटिक्स थी, पीपल्स पॉलिटिक्स। भुट्टो साहब अवाम के सैलाब समंदर से आए थे कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। बेनजीर भुट्टो पीपल्स पॉलिटिक्स करके वो मरोगे मरोगे, जियोगे जियोगे, वो हजारों लाखों का मजमा लेके चलती थी। अब अगर हम पावर पॉलिटिक्स में पड़ गए, पावर पॉलिटिक्स में, तो पावर पॉलिटिक्स में बूट पॉलिश करने नून हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए कोई दो बस, तो पावर पॉलिटिक्स में मैं नहीं, मैं पावर पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता। पहचान है सर, आप पीपल्स पार्टी की पहचान तो मैं तो कह रहा हूँ, राय है ही नहीं, तो मुझे कोई नहीं निकाला। ये देखिए, अगर उनको मैं और आप ये कभी पूछिएगा भी नहीं कि मुझे क्यों निकाला। ना 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 ना, खटकता हूँ दिले यज़दा में। मुझे तो आपके सवाल करने पर भी एतराज है कि आपने सवाल ये किया। माजरत 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 माजरत, मैं पाकिस्तानी हूँ, जमहूर के साथ खड़ा हूँ, कोई शक नहीं है, आइन के साथ खड़ा हूँ, कानून के साथ खड़ा हूँ, धरती माँ के साथ खड़ा हूँ। धरती माँ को लूटने वालों के साथ मैं नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। लतीफ़ खोसा साहब, आपके टाइम का, आपके कीमती वक्त का और आपकी राय का, जो कि कानूनी राय थी और बहुत बड़ा क्लेम, ये पहली दफ़ा नहीं किया लेकिन इस दफ़ा फिर कहा है लतीफ़ खोसा साहब ने कि लिख लो कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, उससे पहले उनके कोई हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे। हम तो दुआ गो हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, कानून का सामना करें, अदालतों का सामना करें, अपने केसेस में रिलीफ लें अगर उनको मिल सकता है। वो समझते हैं कि उनके ऊपर झूठे केसेस हैं तो उनको सच्चा बनाएं और ये कानूनी राय ही हो सकती है। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी तो हमारे अगले सेगमेंट में जहांगीर जदून साहब हमारे साथ होंगे, शोएब शाहीन साहब हमारे साथ होंगे और आप हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो फैसला आया और वो बज़ाहिर तो यही कि जाहिर सी बात है पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसको महसूस किया गया, उसको कबूल किया गया, लेकिन एक चीज़ जिसमें मुख्तलिफ कानूनी राय हैं और अक्सरियत का कहना यह है कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी होगी और नवाज शरीफ साहब को जो रिलीफ अदालतों से चाहिए होगा या जिसकी वो चाहत करके बैठे हुए थे वो शायद उससे थोड़ा इफेक्ट हो। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस फैसले के बाद जो नैब तरमीम का जो तरमीमी बिल था जिसको कल अदम किया था और उसके बाद दोबारा से केसेस खुल गए थे, उस पर भी क्वेश्चंस उठ गए कि जी वो भी चूँकि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था ये पार्लियामेंट से 21 अप्रैल को मंजूर हो गया था, उसके बाद बाकायदा कानून बन गया था। तो यानी 21 अप्रैल के बाद के जितने भी ऐसे केसेस थे जिसमें पार्लियामान को बज़ाहिर साइडलाइन किया या उसके फैसलों को कलअदम करार दिया, वो भी
जो है वो दोबारा से वो केस भी ख़त्म हो जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जो निगरां हुकूमत है उसने ये फैसला किया है कि वो इस पर अपील करेगी। हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। मोहम्मद शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या है PTI के तर्जुमान हैं। अब तो हालात ये हैं कि चेयरमैन के नाम के साथ साथ हम जमात का नाम भी भूलते जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे शुएब शाहीन साहब। बट एनीवे, ऑन लाइटर नोट, इट वाज स्पोक्सपर्सन एंड मेंबर कोर कमेटी PTI, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। बहुत शुक्रिया आपका शुएब शाहीन साहब हमारे प्रोग्राम में टाइम देने का। बैरिस्टर जहांगीर खान जदून साहब फॉर्मर एडवोकेट जनरल और लीगल एक्सपर्ट हैं। जदून साहब आपके भी टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन मैं अपने नाज़रीन के सामने रखती चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो बेसिकली था क्या। चीफ जस्टिस के अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस बेंचों की तश्कील और अस खुद नोटिस का फैसला करेंगे। 3 रुकनी कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। अस खुद नोटिस फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर करने का हक दिया जाएगा। यही कमेटी बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामलात कम अज़ कम 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस को भिजवाएगी और अपील दायर होने के 14 दिन के अंदर अंदर समाअत के लिए मुकर्रर होना होगी। इंट्रा कोर्ट अपील पर 14 रोज में समाअत होगी और अहम नौयत के मामलात के मुकदमात 14 रोज के अंदर अंदर समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। अब जो फैसला आया इस पर सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो तहरीरी फैसला जिसका सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट 10(5) के तनासुब से आईनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस के इख्तियार रेगुलेट करने के मामले पर 10(5) के तनासुब से ये फैसला आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात के फैसलों के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से करने की शिक को गैर आईनी करार दे दिया गया। अब ये है वो मामला जिसपे कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब का 2 4 वो हो सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है प्रोग्राम में जानते हैं। शुएब शाहीन साहब, क्या आप भी की कानूनी राय यही है कि इस शिक के बाद नवाज शरीफ साहब के जो कानूनी मुश्किलात अगर उनको आने के बाद दरपेश होंगी तो उसमें इजाफा होगा? देखिए, कानूनी तौर पर मुश्किलात जो उनके ख़िलाफ़ थी, मसलन के ताहयात नाअहली का जो इशू था आर्टिकल 62(1)(f), इस अपील के ज़रिए उनको एक राइट ऑफ अपील मिल गया था क्योंकि इसका इतलाक़ रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कर दिया था कि यानी बैक डेटेड आज से 50 साल पहले भी कोई फैसला आया है तो उसकी भी अपील विद इन 60 डेज़ हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि वो तो राइट ख़त्म कर दिया उन्होंने। इसमें अब वो ताहयात नाअहली का क्वेश्चन तो वो रेज़ नहीं कर सकते यहाँ। हाँ, अलबत्ता उनके लिए एक रास्ते की रुकावट है, वो है उनकी कन्विक्शन। एक केस में 7 साल है, एक केस में 10 साल है, और वो कन्विक्शन जब तक सेटिसाइड नहीं होती तब तक भी उनके रास्ते में रुकावट। वो जो 5 साल वाली बात की जा रही है वो गलत है। तीसरा, एक बेनिफिट देने की इनको कोशिश, क्योंकि ये लॉ ही बना था बेसिकली उनके लिए ना, क्योंकि हमारा एतराज़ भी यही था कि इसमें 3 हमारे एतराज़ थे। एक ये था कि जब राइट ऑफ अपील आप देने लगे हो, आर्टिकल 185 में राइट ऑफ अपील दिया गया है आइन के मुताबिक, तो ये राइट ऑफ अपील आप दे सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करके, वैसे नहीं दे सकते। दूसरा हमारा एतराज़ ये था कि ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, ये नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को बेनिफिट करने के लिए बनाया गया है। तीसरा हमारा ये एतराज़ ये था कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक प्रिंसिपल है कि क्लोज्ड एंड पास्ट ट्रांजैक्शन अगर कोई होती है या ऑलरेडी डिसाइडेड इश्यूज जो होते हैं जो इम्प्लीमेंट भी हो चुके होते हैं तो उनको आप रीओपन नहीं कर सकते। अब इसकी हद तक तो ये जो पर्सन स्पेसिफिक वाली बात थी वो तो चलो टू सम एक्सटेंट ख़त्म हो गई, और जो दूसरा वाला क्वेश्चन था कि रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कर दिया था वो भी ख़त्म हो गया। तीसरी जो बात थी कि राइट ऑफ अपील कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम के बगैर नहीं हो सकती, मेरा ख्याल है कि वो लार्जर बेंच ने उसको तस्लीम नहीं किया, माइनॉरिटी व्यू ने तस्लीम किया, केसेस पे इतलाक नहीं होगा। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें किसी भी लिहाज से बेनिफिशियल हो सकते हैं, ये लॉ बेनिफिशियल हो सकता है। हाँ, अब ये जो नैब लॉ में रिवर्स किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये फेडरल गवर्नमेंट्स अभी जो हम सुन रहे हैं, हालांकि इनका कोई ये राइट नहीं है, इनको कोई होना भी नहीं चाहिए कि आपका तो क्या काम है, आप किसी के पार्टी तो है नहीं, तो काम होगा ना जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी कोई नहीं सामने नजर आ रहा है कि इसका मतलब है जो सारे जमातें कह रही हैं मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, तो इसका मतलब है वही रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन फिर वो क्यों जा रहे हैं नैब के इससे? यही मैं कह रहा हूँ, उनका क्या काम है। देखें, एक लॉ था जो एंटी करप्शन लॉ, ये तो निगरान है ना, इनके लिए तो सारी पार्टियां बराबर होनी चाहिए। एक सेकंड, एक पर्सन स्पेसिफिक लॉ बना, नून लीग की बी टीम है तो उनको तो खुश होना चाहिए कि ये जो जिसको उड़ा के रख दिया था बंदियाल साहब ने कि नहीं जी नैब खवानीन। खुश क्यों होना चाहिए? सारे केसेस में कौन फंसते हैं? नवाज शरीफ साहब के वो केस बहाल हो गए हैं,
शहबाज शरीफ के केस बहाल हो गए हैं, शाहिद खक्कान अब्बासी के केस बहाल हुए हैं, इसमें केस बहाल हुए हैं, इसहाक डार का केस बहाल हुआ है, इसमें साद रफ़ी का केस बहाल हुआ है। इन सब ने काम क्या किया था? अपना केस सामने रखा। इनके वकील कौन थे? लॉ मिनिस्टर जो बाद में बने, इनके वकील थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो लॉ मिनिस्टर बन गए। वो कानून बनाने वाले और पास करने वाले वो जो पास करने वाले वो कि जिनके मुकदमात हैं। एक मुकदमा सामने रखा, कानून की शेक देखी, उन्होंने कहा ये कानून ही उड़ा दो, ताकि ना कानून रहेगा ना उसका मुकदमा रहेगा, और घर बैठ जाएं आराम से, अपने आप को क्लीन चिट दे दें। मैं जरा नैब वाले पे आती हूँ। जहांगीर जदून साहब, आपसे बात करने से पहले जरा जो आज जो आज़म नज़ीर तारड़ जो कि साबिक़ वज़ीर कानून भी हैं, उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से एक बात की है, वो ज़रा सुन लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जहाँ तक बात आप कर रहे हैं अपील के हक़ का, तो वो कोर्ट की अपनी ज़ाहिर है उन्होंने देखा और वेरी थिन मेजॉरिटी उन्होंने कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। बाहर क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब के मामले में ये अपील इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं थी कि इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आने के बाद, और वो अनचैलेंज है, आज वो राइजुल वक्त कानून है, उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन की हद तक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो वैनिश हो गई, वो ख़त्म हो गई। आज उस हवाले से वो क्वालिफाइड है। बाकी जो केसेस हैं उनके नैब से मुतल्लिका, वो जब कोर्ट में आएंगे तो अपने मेरिट्स पे डिसाइड हो जाएंगे। अच्छा, कोई ज़रा जो वज़ीर आज़म हमारे निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने भी जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की है, कोई वो भी चला दें ताकि फिर मैं जदून साहब से उनकी राय लूँ। ठीक है, कानूनी दुश्वारियाँ उनको हैं। जहांगीर जदून साहब, अब दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जिस तरह से इलेक्शन एक्ट के तहत जो तरमीम हो गई, उसके तहत तो आपने ये कह दिया कि जो नाअहली है वो 5 साल तक हो गई, लेकिन जो नैब वाले केसेस हैं जिसका खुद आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी जिक्र कर रहे थे, जिसमें भी वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाइड हैं, क्या यही वो कानूनी दुश्वारी है जिसका निगरान वज़ीर आज़म यहाँ पे तस्करा भी कर रहे हैं, या इसके अलावा भी कुछ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैंने तो आज दिन तक नहीं सुना कि नवाज शरीफ ने हमेशा ये कहा है कि मैं जो भी रास्ता होगा कानूनी अपनाऊंगा, जिस तरह अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कानून के अलावा चाहे केस झूठा है या सच्चा है, लेट द कोर्ट डिसाइड। उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा जी कि मैं ये झूठा केस है, मैं तो अदालत फेस ही नहीं करना चाहता। वो तो ट्रैक रिकॉर्ड देखें, सारी दुनिया को पता है कि किस तरह वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने केस बनाया और इमरान खान ने अपना कंधा दिया, और वहाँ पे जो जुडिशरी थी और इस्टेब्लिशमेंट थी एक पेज पे आके, मतलब एक जी बेटे से तनख्वाह ली दुनिया, उस आज दिन तक उस जजमेंट को कोर्ट ही नहीं किया जाता एज ए प्रेसिडेंट किसी भी जजमेंट के अंदर कि जी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने बाहर कर दिया। हैविंग सेड दैट, उन्होंने नेवर सेड दैट कि जी मैं जो लीगल प्रोसेस है उसको अडॉप्ट नहीं करूँगा। तरीका यही है, और लीगल प्रोसेस से होके ही गुजरना पड़ेगा उनको, जिस तरह भी करो। पॉलिटिक्स में भी आएंगे, जो भी काम करेंगे, अगर इवन 21 को जो आ रहे हैं वो भी अदालत उनको इजाज़त देगी तो आएंगे, और अदालत उनको इजाज़त देगी तो वो जलसा करेंगे कि आपको प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है। अब देखें ना, 6 में गोइयां करते हैं जी, ये नहीं हो सकता। तो अदालत की इजाज़त से मशरूत नहीं है, माजरत के साथ, वो तो ऑलरेडी एब्सकॉन्डर डिक्लेयर नहीं है, उनकी आमद तो इजाज़त की अदालत से मशरूत नहीं है। नहीं, आमद का मतलब ये है कि अगर वो चाहते हैं कि जी मैं अदालत को सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, मुझे 2 दिन दे, जिधर वो 3 साल बैठे हुए तो 2 दिन से क्या कोई आसमान नीचे आ जाएगा? ये अब देखें ना, या 3 दिन आगे, अभी तो देखें ना, जब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बाहर भेजा है, तो उसके बाद फिर उन्होंने आर्डर कंडीशन किया था कि आप पीरियडिकली मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराएंगे। में चाहे वो अब उस अदालत का काम है, उस बेंच का काम है देखना कि जी आपने हमारे इस ऑर्डर की वायलेशन की है, नहीं की है, या हम आपको फर्दर रिलीफ देना चाहते हैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए नहीं है, या आपने किसी हमारे ऑर्डर की वायलेशन की, ये तो अलग बात है। अब मैं आता हूँ, आपका जो क्वेश्चन है वो जो इलेक्शन एक्ट वाला है। अब देखें अभी जो लॉ, अच्छा एक सेकंड, इलेक्शन एक्ट पे आने से पहले लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बाहर भेजा, आप कह रहे हैं, मैं मान लेती हूँ, कितने दिन के लिए भेजा था? 4 हफ्ते के लिए। देखो उन्होंने कहा था जब तक आपको डॉक्टर जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट ना दे उस वक्त तक जो है ना, वो उसमें कोई ये नहीं लिखा, उन्होंने कहा सब्जेक्ट टू द क्लियरेंस बाय द डॉक्टर, सब्जेक्ट टू द फिटनेस बाय द डॉक्टर। उन्होंने ये कहा था अगर उन्होंने 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए भेजा होता, सब्जेक्ट ये ना लगाते तो फिर हो सकता था प्रॉब्लम होते, लेकिन उन्होंने कहा थी आप हमें मेडिकल पीरियडिकली मेडिकल अपना सर्टिफिकेट पेश करेंगे जब तक जो है डॉक्टर आपको नहीं कहते। चले, अगर उन्होंने 1 मिनट के लिए कहते हैं, डॉक्टर ने उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया, देखिए ये तो उनका काम है अदालत का पूछना, वो नहीं पूछ रही हूं, आई एम जस्ट आस्किंग सर। अभी उन्होंने मेडिकल ये लेटेस्ट मेडिकल जो है अपनी रिपोर्ट जमा कराई है, उसमें जितनी चीज़ें थी वो डॉक्टर ने हॉस्पिटल ने वेरीफाई करके मेरे हाल में दी हैं। और ये अदालत देखे ना, कल वो अदालत में जाएंगे, अदालत का काम है उनको पूछना जी कि आप ये गए थे, इसमें आपने मैं आपसे वैसे ही पूछ रही हूँ, अगर आपके इल्म में है कि आप डॉक्टर ने उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया है?
जी, उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट कराई है। मेरे ख्याल है 2 हफ्ते पहले उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट सबमिट कराई है। जी वो तो कराई है, उसमें तो फिर बहुत सारी चीजें हैं कि उनको स्टंट डले, उनको एंजाइना, उनके प्लेटलेट, बहुत सारी चीजें हैं। तो सारी चीजें अभी लेटेस्ट में उन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई है, मेरे पास तो नहीं है रिकॉर्ड पे, लेकिन उन्होंने जमा कराई है लाहौर हाई कोर्ट में। वो रिपोर्ट जो है उन्होंने जमा कराई है, उसमें पूरा जिक्र है कि किस किस तरह उनके साथ क्या क्या हुआ। जिनाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। क्या वाकई लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सब्जेक्ट टू इज हेल्थ एंड एवरीथिंग, ये 4 वीक्स का नहीं मामला? नहीं, 4 वीक्स का उसमें लिखा हुआ है, 50 रुपए का स्टैंप पेपर पे थे, मेंशन इन फॉर 4 वीक्स, 50 रुपीस का जो स्टैंप पेपर जिस पे उसमें लिखा हुआ है 4 वीक्स का साइन किए थे। जी बिल्कुल साइन किए हुए हैं, और शहबाज शरीफ साहब गारंटियर हैं, अदालत ने शहबाज शरीफ साहब गारंटियर हैं। और दूसरी बात, मुझे एक बात बता दें, चले जी मान लेते हैं कोई बंदा यहाँ से गया, बिल्कुल उठने के काबिल नहीं है, बहुत बीमार हो गया, चलने के काबिल नहीं है, भाई सारी दुनिया के लिए वो फिट थे, कैसा डॉक्टर है? कहता है सारी दुनिया घूमो, यूरोप घूमो, अमेरिका जाओ, यूएसए जाओ, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जाओ, आप दुबई जाओ, लेकिन यहाँ पाकिस्तान नहीं आना, और पाकिस्तान से फिर वापस आप चले जाएंगे। भाई एब्सकॉन्डर इसलिए डिक्लेयर किया है ना कि उनकी पिछली मेडिकल रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया या उनके एक्सक्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया, वरना कोर्ट कह देती ठीक है जी आप दुरुस्त बात कर रहे हो, आपकी अपील भी हम मेंटेन रखते हैं, आपकी जमानत भी मेंटेन रखते हैं, ऑर्डर भी मेंटेन रखते हैं। बात ये कि उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर ही इसलिए किया कि वो वापस नहीं आए, इसलिए किया ना, सारा प्रोसेस मुकम्मल करके उनको डिक्लेयर किया। अदरवाइज तो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने की फिर अदालतों को जरूरत फिर तो उनकी अपील भी खारिज नहीं होनी चाहिए थी, फिर उनकी जमानत भी खारिज नहीं होनी चाहिए थी, फिर सारी चीजें उनकी एडमिट हो जाती हैं, एक्सेप्ट हो जाती हैं, अगर सब्जेक्ट टू हेल्थ होता, और उसके बाद उनकी किसी भी रिपोर्ट से मुतमैन होती कोर्ट। इसका मतलब है कोर्ट मुतमैन नहीं थी, तो इसलिए अपीलें भी खारिज की, इसलिए जमानतें भी खारिज की, इसलिए उनको एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर किया। तो एक एब्सकॉन्डर इश्तिहारी अगर किसी मुजरिम है और उसको प्रोटेक्टिव बेल दे देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी भी हवाले से उनके लिए कोई गुंजाइश है। बहरहाल लेट द लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स, वो कोर्टें जो भी एक फैसला करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन हम उससे किसी को बाहर भेजने की भी नहीं मिलती, जी बिल्कुल नहीं मिलती। ठीक बात है, जदून साहब। जी जदून साहब, आप देखें, मैं कुछ कह रहे हैं, बात करता हूँ, लेट्स से कि ये नहीं है कोई और बंदा एब्सकॉन्डर है, वो कहता है मैं कोर्ट को फेस कर जाता हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर कर जाता हूँ, मुझे 2 दिन दे दें, तो कौन सी कोर्ट कहेगी नहीं आपको हम 2 दिन नहीं देते? वो कहता है जी मैं कराची में हूँ, मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूँ, दो दिन के बाद मुझे 2 दिन में अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूँ, तो कौन सी कोर्ट कहेगी नहीं आप पहले उधर अरेस्ट हो जाए, उसके बाद आए? अगर एक बंदा देखे ना, अगर वो स्कैंडर, ये इनकी बात चले मान लेते हैं जी कि वो कानून है कि अरेस्ट होना ही कानून है। हमारे एक वकील को पिछले नहीं, आप देखो डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास, कोर्ट कह सकती है कि आप 2 दिन के बाद सरेंडर करें, आप ये गारंटी दें कि आप जिस तरह उनको पहले भेजाइए, चले इनकी बात मानते हैं, सस्पेंड कर दें। उन्होंने कहा नहीं, पहले गिरफ्तार हूँ, फिर आए, आपकी अपील को इंटरटेन ही तब करेंगे, आपकी एप्लीकेशन कोई नहीं सुनेंगे। अच्छा, फिर हम सुप्रीम कोर्ट आए, उन्होंने कहा नहीं, कानून ये है कि जब सजा है तो सजा में अपने आप को सरेंडर करें। जदून साहब की बात जरा कंप्लीट कर लें। जी जदून साहब, अब ऐसे शहीन साहब पहले ऐसे नहीं तो थे, लेकिन आजकल ये ना इनका कोई शरफदर मरवत का असर हो गया। आपकी बात कट गई थी, आपका टेलीफोन लाइन कट गई थी जदून साहब, आपको तो सिफारिश मैंने कराई है, कमेटी में आ गए जी, अब पीटीआई की कोर कमेटी में आ गए, तो जदून मुझे बताएं, जदून साहब की सिफारिश मैंने की कि उनको पैनल पे लें। जी जदून साहब, अच्छा वो देखें, मैं कहता हूँ कि एक बंदा देखे ना कन्वेक्ट है, ठीक है, कन्वेक्ट है, लेकिन उसका कोई करीबी रिश्तेदार मर जाता है या कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो इवन डिप्टी कमिश्नर के पास, सीआरपीसी के पास अंदर पावर है कि वो उसको 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कहता है ये जाए, ठहर के फिर वापस जेल के अंदर आ जाए। अब देखें ना, कानून का मतलब ये होता है कि आप अपनी डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं, किसी को कानून फैसिलिटेट भी तो करता है ना। एक बंदा अगर लेट से है, दूर है, एब्सकॉन्ड करता है, लेकिन वो कहता है मैं प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, मैं आप अपनी आके अपील बहाल करना चाहता हूँ, तो कौन से कानून में लिखा हुआ है कि उसको 2 दिन का रिलीफ नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल, ये तो डिस्क्रिशन है कोर्ट की। अब ऐसे केस है, कभी सुना है आपने? कन्विक्टेड नहीं है, एब्सकॉन्डर भी तो है। नहीं, तो आए और चला जाए सीधा जेल में, वहीं से जेल में चला जाए, कौन रोकेगा उसको? रिलीफ दे दे जी कि एक बंदे ने जो अभी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ उसमें भी हमें इसको जमानत देते हैं, कभी सुना है आपने इस तरह के? ये 1976 का कानून है जहांगीर जदून साहब, आपको याद होगा
ज़हूर इलाही वाला केस 1976 का केस है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इवन डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड कोई भी केस होगा उसमें जमानत दी थी। हुआ क्या था ज़हूर इलाही के साथ जो होता था, आपको याद है? एक केस में जमानत होती थी, दूसरे केसेस में उनको उठा लिया जाता था। हम बेल देते हैं, ये उन्होंने ब्लैंकेट। अच्छा, मुझे आपसे जदून साहब एक चीज, अगर 1 किलोमीटर के फासले पे बैठा हुआ है, हमेशा कहते हैं बंदा हाजिर हो, लेकिन वो कहते हैं जी हायर आप ना कोई मसले। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरिट पे बनता हो, अच्छा चले ना, ये अदालतों का काम है ना। वो तो आपके इसाक डार को मिली, आप इसाक डार नहीं आया, लेकिन वो उस वक्त मैं कह रहा हूँ वो जो है वो डिस्कशन नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, पास पावर है वो दे सकते हैं। वो एब्सकॉन्डर था, अच्छा ठीक है, नहीं था, बिल्कुल दे सकती है। अभी की बात और एब्सकॉन्डर में फर्क है ना। एक सेकंड जदून साहब, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी उसके तहत वो कहते हैं कि जी वो उनकी नाअहली 5 साल के लिए थी और अब वो खत्म हो गई, लेकिन जो नैब वाले केसेस हैं उन पे वो अभी भी लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाइड है, ऐसे ही है? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। नैब के केस में उनको सजा है, सजा उनकी इंटैक्ट है। एक में सजा सस्पेंड है, कन्विक्शन इंटैक्ट है, ये बात ठीक है। लेकिन वो डिस्क्वालीफाई जो हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, उसको जो उन्होंने एक्ट में, ये आपको यही कह रहा था कि जब इन्होंने ये कहा जी कि ये जो 184(3) की ओरिजिनल जो डायरेक्शन है, इसमें आईनी तरमीम करने के बगैर अपील का राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है हम उसको मानते हैं। अगर इसकी राइट ऑफ अपील जो है हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर देते हैं, सेम सिमिलैरिटी पे, सेम जो है एग्जाम्पल पे, वो जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हुई है सेक्शन 232 में, उसका भी ये है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगी और वो कहेंगे जी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो फॉर लाइफ नहीं होनी चाहिए, 5 साल के लिए ये लॉ जो बना ये ठीक है। ये तो देखे ना, ये उनके लिए स्पेसिफिक लॉ तो नहीं बना, ये तो कल को इमरान खान अच्छा वर्स्ट सिचुएशन, ठीक है जदून साहब, वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, मुख्तसर से जरा बताइएगा कि नवाशी साहब वापस आते हैं और फर्ज करें 2 दिन नहीं देती अदालत, एक सेकंड ना सर, वो रिलीफ की कोशिश करते हैं, 2 दिन नहीं मिलते, देन ऑब्वियसली अगर कोर्ट उनको रिलीफ नहीं देगी, उन्होंने कब कहा है, वो तो फिर आप जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर अदालत रिलीफ नहीं देती तो वो आके हो सकता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनके किसी घर को, किसी गेस्ट हाउस को वो जेल कंसिडर कर दे, वो दे हैव टू लिव देयर। प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी पंजाब हुकूमत, जी लाडले के लिए वो सब कुछ हुआ जा रहा है कि कानून को भी, आइन को भी, एक मिनट जदूद साहब आप बोलने दें मुझे, आइन को भी फेंक दें, कवानीन को भी फेंक दें, पाकिस्तान में सारी मिसालें, नज़ीरें, प्रेसिडेंट, जजमेंटें भी फेंक दें। आप नवाज शरीफ साहब की वापसी 21 अक्टूबर को है, तो 21 अक्टूबर को आप जो है, अब वर्स्ट सिचुएशन अगर अदालतें 2 दिन का उनको टाइम नहीं देती तो फिर आप वर्स्ट सिचुएशन क्या देख रहे हैं? देखिए 2 बातें हैं। एक बात तो ये तय है कि ये हो नहीं सकता कि वो वहाँ से उठें और जलसे में चले जाएं। ही हैड टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। क्या यही वजह है कि उन्होंने कहा 1 घंटा वो इस्लामाबाद में रुकेंगे? हो सकता है वो यहाँ से आए, पहले अदालत में चले जाएं और अदालत उसी वक्त जमानत भी दे देगी। नहीं, अदालत के पास पहले अपील को बहाल कराना पड़ेगा। जब अपील बहाल हो जाएगी फिर जमानत के लिए अप्लाई करेंगे, फिर उसके स्टेट नोटिस होगा, फिर जमानत चाहे दें चाहे ना दें। इसलिए प्रोटेक्टिव बेल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहली बात ये बात तो तय होगी। दूसरी सूरत ये है कि जो आप कह रही हैं ना कि उनकी नाअहली वाली बात, उसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट में वाज़ेह कर दूं। ये जो जदून साहब कह रहे हैं या जो तारड़ साहब कह रहे थे, देखें सुप्रीम को 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक है नैब में उनकी कन्विक्शन, वो तो बरकरार है। नैब लॉ के तहत 10 साल के लिए जिसको सज़ा मिल जाए, कोई भी सज़ा मिल जाए 10 साल के लिए, वैसे वो नाअहल हो जाता है। लिहाजा कन्विक्शन जब तक सेटिसाइड नहीं होगी, वो कन्विक्शन अगर 5 साल के लिए तस्वुर भी कर लें तो भी वो कन्विक्शन बरकरार है, वो डिस्क्वालीफाइड है। अब आगे आते हैं कि जो इनको इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके 5 साल कर दिया गया, वो हो नहीं सकता, इसलिए कि आइन की तशरीह करते हुए आर्टिकल 16F में जो पनामा केस में इन्होंने कहा कि जो शख्स भी नाअहली कर दी थी, बाद में लोच वाले केस में उन्होंने कहा था सिर्फ एक बात, नाअहली ताहयात होगी 62(1)F में जो नाअहल होगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके उन्होंने 5 साल, मैं उसी को वाज़ेह कर रहा हूँ, आइन में तरमीम किए बगैर इलेक्शन एक्ट की तरमीम, आइन की तरमीम तस्वुर नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहता हूँ नंबर 1।
नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करना हो, इम्पैक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को, तो उसके लिए आइन में तरमीम ज़रूरत है। अब 2 ऑप्शन है इनके पास, या तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को चेंज कर ले, रिव्यू कर ले, या पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी के साथ आर्टिकल 62(1)(f) में अमेंडमेंट कर दे कि ये जो भी डिस्क्वालीफाई होगा वो 5 साल के लिए होगा, तब उनको फायदा हो सकता है। इस मेयरली अमेंडमेंट इन इलेक्शन एक्ट उनको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब। जहांगीर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मामला इतना सादा नहीं है बज़ाहिर, अगर कानूनी तौर पर देखें कि नवाज शरीफ साहब की वापसी होने के बाद उनको कानूनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। अब इट ऑल डिपेंड्स कि वो किस हद तक हो सकती है। अगर 2 दिन का टाइम नहीं देगी और अदालत उनकी फौरी तौर पर रिलीफ उनको कोई नहीं देती तो डेफिनेटली उनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दूसरी तरफ मैं नहीं कह रही, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कुछ सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उन्होंने इस चीज़ का अंदिया दिया कि वो किसी डील के तहत आ रहे हैं, और अगर डील के तहत नहीं आना होता तो 4 साल का अरसा बहुत होता है। बट एनीवेज उनको आने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि डील है या ढील है। प्रोग्राम से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।